66 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड की वजह से धरती से डायनासोर जैसे विशाल जीव का अंत हो गया था, जिसे हमने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ है। लेकिन हमने या फिर वैज्ञानिकों ने ऐसे किसी इवेंट को होते हुए नहीं देखा था। इसलिए एस्टेरॉयड के टकराने का अंजाम क्या होता है, रियल लाइफ में कभी नहीं देखा। लेकिन 1994 में वैज्ञानिकों के होश उस समय उड़ गए जब उन्होंने अपनी आंखों से लाइव एक कॉमेट को बृहस्पति ग्रह से टकराते हुए देखा। तब उन्हें उसकी ताकत का अंदाजा हुआ कि ये कितनी तबाही मचा सकता है। इस कॉमेट को आप भी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर टकराते हुए देख सकते हैं। आपको वीडियो में उतना समझ ना आए, लेकिन इसने टकराने के बाद बृहस्पति ग्रह में क्या उथल पुथल मचाई, इसके बारे में सिर्फ वैज्ञानिकों को पता है। इस इवेंट को देखने के बाद अब वैज्ञानिक डरे हुए हैं कि अब पृथ्वी का क्या होगा, क्योंकि एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। क्या 2029 में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी या फिर ये बस पृथ्वी को पास से राम राम कहकर निकल जाएगा, जानेंगे इस वीडियो में। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी वर्ल्ड फेमस किताब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में बताया था कि हम इंसानों का अंत एक एस्टेरॉयड की पृथ्वी से टकराने की वजह से होगा। उनके मुताबिक न्यूक्लियर वॉर और एस्टेरॉयड इम्पैक्ट दो ऐसी चीजें हैं जो इंसानों को चुटकियों में खत्म कर सकती हैं। अब न्यूक्लियर वॉर को कंट्रोल करना तो हम इंसानों के हाथ में है, लेकिन किसी एस्टेरॉयड को कंट्रोल करना फिलहाल हमारे बस के बाहर है। हैरानी वाली बात यह है कि आज वैज्ञानिक करीब 20,000 ऐसे एस्टेरॉयड्स को जानते हैं जो पृथ्वी के बहुत नजदीक मौजूद हैं। इनमें से एक एस्टेरॉयड को पृथ्वी का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। हम बात कर रहे हैं एपोफिश की। एपोफिश अपने साइज, ऑर्बिट और स्पीड की वजह से वैज्ञानिकों के बीच फेमस है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 अप्रैल 2029 को यह हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। अगर ऐसा होता है तो वह ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे जानलेवा दिनों में से एक होगा। आखिर एपोफिश हमारे लिए इतना खतरनाक क्यों है? क्या हमारे पास इससे बचने का कोई अच्छा तरीका है? और क्या 2029 में दुनिया खत्म हो सकती है? आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने वाले हैं। हमारी पृथ्वी के आसपास हजारों एस्टेरॉयड्स मौजूद हैं, जिन्हें एनियोस यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। यह उन पत्थरों का ग्रुप है जो समय समय पर पृथ्वी के करीब से गुजरते रहते हैं। यहाँ पर करीब शब्द के अलग अलग मतलब हैं। कई बार एक एस्टेरॉयड के करीब से गुजरने का मतलब हजारों किलोमीटर दूर से गुजरना होता है। वहीं कई बार इस करीब का मतलब पृथ्वी के वायुमंडल से मात्र कुछ किलोमीटर्स दूर से गुजरना होता है। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट का दर्जा उन ऑब्जेक्ट्स को दिया जाता है जो पृथ्वी से 1.3 AU या उससे कम दूरी से गुजरते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दो कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है सूर्य और पृथ्वी की एवरेज दूरी, यानी करीब 15 करोड़ किलोमीटर्स। जब वैज्ञानिक यह कहते हैं कि कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है, तो उनका मतलब 15 से 20 करोड़ किलोमीटर होता है। ये एस्टेरॉयड्स रियरली ही पृथ्वी से टकराते हैं, लेकिन इन पर नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करंट डेटा के मुताबिक आज पृथ्वी के आसपास करीब 30,000 एनियोस मौजूद हैं। एपोफिश भी इन्हीं ऑब्जेक्ट्स में से एक है। एनियोस को ढूंढने और उन पर नजर रखने का सिलसिला बृहस्पति ग्रह की वजह से शुरू हुआ था। दरअसल साल 1994 में एक बहुत विशाल कॉमेट बृहस्पति ग्रह से टकरा गया था। हैरानी वाली बात यह है कि वैज्ञानिक इस इवेंट को रियल टाइम में होता हुआ देख रहे थे। इससे पहले यह माना जाता था कि हमारा सोलर सिस्टम काफी स्टेबल है और इसमें एस्टेरॉयड कोलिजन नहीं होते। लेकिन जुपिटर के साथ हुए इस इवेंट ने उनके पूरे नजरिए को बदल दिया। 1992 में कॉमेट शूमेकर-लेवी 9, जिसे शॉर्ट में SL9 भी कहा जाता है, बृहस्पति के काफी नजदीक से गुजरा। इतने करीब से गुजरने की वजह से बृहस्पति के टाइडल फोर्सेज ने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। यह टुकड़े करीब 2 साल तक बृहस्पति का चक्कर लगाते रहे, लेकिन फाइनली जुलाई 1994 में यह जुपिटर से टकरा गए और पूरी तरह से नष्ट हो गए। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस इम्पैक्ट की वजह से जुपिटर के वायुमंडल में काफी चेंजेस हुए, जिन्हें आने वाले हफ्तों में नोटिस किया गया। यहीं से वैज्ञानिकों को पता चला कि भविष्य में ऐसा कुछ हमारी पृथ्वी के साथ भी हो सकता है। तभी नासा ने ऐसी टीम्स बनानी शुरू की जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना था जो पृथ्वी के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इसके लिए कई ऑब्जर्वेटरीज और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स को भी सेटअप किया गया था ताकि एनियोस को डिस्कवर किया जा सके। इन्हीं में से एक ऑब्जर्वेटरी का नाम था किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी, जो एरिजोना की रेगिस्तान में मौजूद है। समुद्र लेवल से 2096 मीटर ऊपर प्रेजेंट यह ऑब्जर्वेटरी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी के जरिए एपोफिश एस्टेरॉयड को डिस्कवर किया गया था। इन टीम्स एंड ऑब्जर्वेटरीज के सेटअप होते ही वैज्ञानिकों को सैकड़ों ऐसे एस्टेरॉयड मिलने लगे जो पृथ्वी के लिए काफी डेंजरस हो सकते थे। हालांकि जब उनके टकराने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता
तो वह हमेशा ऑलमोस्ट 0 होती थी। यानी वह एस्टेरॉयड नॉर्मली तो काफी खतरनाक दिखते थे, लेकिन साइंटिफिकली उनके पृथ्वी से टकराने के कोई भी चांसेस नहीं होते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2008 तक वैज्ञानिकों ने 90% ऐसे एस्टेरॉयड को ढूंढ लिया था जिनका साइज 1 किलोमीटर से ज्यादा था। इतने बड़े एस्टेरॉयड पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट तक को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। अगर ऐसा कोई एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकरा जाता है तो यहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस पूरी तरह से चेंज हो जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इम्पैक्ट की वजह से उस एरिया की सारी आबादी भी खत्म हो जाएगी और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घने बादल दिखाई देंगे। यह बादल सूर्य की रोशनी को ब्लॉक करना शुरू कर देंगे, जिस वजह से उस एरिया का तापमान एक्सट्रीमली ठंडा हो जाएगा। इस चीज को इम्पैक्ट विंटर के नाम से जाना जाता है और यह पृथ्वी के अतीत में कई बार घटित हो चुका है। यह टर्म 2004 के दौरान बहुत फेमस हुआ था क्योंकि उसी समय एपोफिश की नई डिस्कवरी हुई थी। 19 जून 2004 को किट ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिक आसमान को स्टडी कर रहे थे। उस समय एस्टेरॉयड्स को ढूंढने के लिए एक इंटरेस्टिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता था। इस तकनीकी में वैज्ञानिक बार बार रात के आसमान की तस्वीरें लेते थे ताकि वह उन्हें एक दूसरे से कंपेयर कर पाएं। इस कंपैरिजन के जरिए वह पता लगाने की कोशिश करते थे कि उन तस्वीरों में कौन सा ऑब्जेक्ट मूव हुआ है। दरअसल आसमान में मौजूद तारे और ग्रह अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, लेकिन एस्टेरॉयड के साथ ऐसा नहीं है। एस्टेरॉयड्स तेज रफ्तार से मूव होते हुए दिखाई देते हैं, जिस वजह से उन्हें तस्वीरों में नोटिस करना आसान हो जाता है। यह इन्हें ढूंढने का एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका है जिसे सालों से वैज्ञानिकों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे ही एक ऑब्जर्वेशन के दौरान एपोफिश को भी डिस्कवर किया गया था। इसे ढूंढने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि जब उन्होंने इस एस्टेरॉयड को डिटेक्ट किया तो उनके भी होश उड़ गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस एस्टेरॉयड का साइज करीब 300 मीटर था और यह करीब 25 साल बाद पृथ्वी से टकराने वाला था। किट ऑब्जर्वेटरी के उन वैज्ञानिकों ने यह कैलकुलेट किया कि एपोफिश 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी से टकरा जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ी खबर थी और इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हर जगह बस इसी की चर्चाएं हो रही थी कि वैज्ञानिकों ने ऐसे एस्टेरॉयड को डिस्कवर किया है जो एक पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकता है। न्यूज और अखबार में छपने के बाद साइंटिस्ट्स इस एस्टेरॉयड को लेकर और भी ज्यादा सीरियस हो गए। उन्होंने इसकी कंपोजिशन और इसके ऑर्बिट को डीपली स्टडी करना शुरू कर दिया। इस एस्टेरॉयड की लोकेशन और बाकी डेटा को दुनिया भर की ऑब्जर्वेटरीज के साथ शेयर किया गया। ऐसा करने के पीछे वैज्ञानिकों का मकसद तेजी से रिसर्च करना था। वे एपोफिश को जल्दी से जल्दी स्टडी करना चाहते थे ताकि इससे बचने के तरीकों को इन्वेंट किया जा सके। यह काम सुनने में तो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों को पता चला कि एपोफिश को ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल चीज है। इनफैक्ट किट ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिक भी मात्र 2 दिनों तक ही एपोफिश को ऑब्जर्व कर पाए थे। उसके बाद वह अचानक से गायब हो गया था। एपोफिश भले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड हो, लेकिन वह मात्र 300 मीटर चौड़ा है। ऐसे में इसे करोड़ों किलोमीटर दूर से ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल टास्क था, लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिक डटे रहे। फाइनली 2004 के अंत में उन्हें एपोफिश वापस से दिखाई दिया। गॉर्डन जे गैरेड नाम के वैज्ञानिक ने 18 दिसंबर 2004 को एपोफिश को आसमान में देखा। इसके बाद यह दुनिया भर की कई ऑब्जर्वेटरीज द्वारा डिटेक्ट किया गया। 2000 से अभी तक हुई स्टडीज में यह प्रूव किया जा चुका है कि इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के चांसेस बहुत ही कम हैं। यह अभी भी बस डेंजरस स्पेस रॉक्स में से एक माना जाता है, लेकिन इसके पृथ्वी से टकराने के चांसेस मात्र 2.7% हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर यह 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी से टकराता है तो यह रशिया के कैमचैटको एरिया में गिरेगा। 2009 में IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एस्टेरॉयड्स के खतरे को दर्शाने के लिए एक स्केल इन्वेंट किया था। इसे द टोरिनो स्केल कहा जाता है और इसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर्स होते हैं। यह नंबर्स एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की प्रोबेबिलिटी को दर्शाते हैं। 1 का मतलब कोलिजन के चांसेस सबसे कम है और 10 का मतलब है कि एस्टेरॉयड डेफिनेटली पृथ्वी से टकराएगा ही टकराएगा। शुरुआत में एपोफिश को नंबर 4 कैटेगरी में रखा जाता था, जो बहुत ही खतरनाक है। यह ऐसे एस्टेरॉयड की कैटेगरी है जिनके पृथ्वी से टकराने के चांसेस काफी हाई होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एपोफिश को स्टडी किया गया वैसे वैसे टोरिनो स्केल में इसकी रैंक कम होती गई। आज इसे नंबर 0 की कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिक इसके ऑर्बिट को बहुत क्लियरली ट्रैक कर चुके हैं। उनके मुताबिक अगले 100 सालों तक हमें इस एस्टेरॉयड से कोई भी खतरा नहीं है। 13 अप्रैल 2029 को यह पृथ्वी के नजदीक से जरूर गुजरेगा, लेकिन इसके टकराने की कोई भी संभावना नहीं होगी। हालांकि अगर इसके ऑर्बिट में कुछ बदलाव होते हैं तो यह टोरिनो स्केल में वापस से ऊपर आ सकता है। अगर यह 8 से 10 के बीच की कैटेगरी में पहुंच गया तो पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा।
टोरिनो स्केल पर नंबर 8 का मतलब होता है एक ऐसा एस्टेरॉइड जो एक शहर या पूरे के पूरे राज्य को तबाह कर सकता है। वहीं नंबर 9 पर आने वाले एस्टेरॉइड इतने पावरफुल होते हैं कि वह पूरे कॉन्टिनेंट को खत्म कर सकते हैं। नंबर 10 को टोरिनो स्केल की लिमिट माना जाता है और इस कैटेगरी के एस्टेरॉइड पूरी पृथ्वी को तबाह कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसे एस्टेरॉइड कई लाख सालों में एक बार पृथ्वी से टकराते हैं। इनके इम्पैक्ट की वजह से पूरी पृथ्वी का क्लाइमेट बदल जाता है। आज से 6.6 करोड़ साल पहले एक ऐसा ही एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया था। चिक्सुलव नाम के उस एस्टेरॉइड ने डायनासोर्स के साथ पृथ्वी के 75% जीवों को खत्म कर दिया था। कुछ ऐसे ही एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स आज से 4 अरब साल पहले भी पृथ्वी पर बरसे थे। उनकी वजह से ही हमारे प्लैनेट पर समुद्रों का निर्माण हो पाया था। ऐसा माना जाता है कि एस्टेरॉइड इम्पैक्ट्स की वजह से प्लैनेट्स में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। इस चीज को कन्फर्म करने के लिए हम अपनी पृथ्वी की हिस्ट्री पर ही नजर डाल सकते हैं। अगर चिक्सुलव की वजह से डायनासोर्स का खात्मा नहीं हुआ होता तो आज हम इंसानों का नामो निशान नहीं होता। ऐसे एस्टेरॉइड्स फिलहाल हमारी पृथ्वी के आसपास नहीं है, लेकिन यह कहना कि ऐसा इम्पैक्ट दोबारा कभी नहीं होगा बिल्कुल गलत होगा। मैथमेटिक्स के मुताबिक ब्रह्मांड में हर चीज के होने की प्रोबेबिलिटी है, फिर चाहे वह एक एस्टेरॉइड का टकराना हो या फिर पूरे ब्रह्मांड का खत्म होना। एस्टेरॉइड्स भले ही हमारे लिए बहुत डेंजरस हों, लेकिन इनसे बचने के लिए नासा हर मुमकिन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। वहाँ के वैज्ञानिक ऐसे तरीकों को डेवलप कर रहे हैं जिससे एक बड़े एस्टेरॉइड इम्पैक्ट को टाला जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से एक टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली टेस्ट भी किया जा चुका है। नवंबर 2021 में नासा ने डार्ट नाम के एक मिशन को लॉन्च किया था। इस स्पेसक्राफ्ट का मकसद था काइनेटिक इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके एस्टेरॉइड के रास्ते को बदलने की कोशिश की जाती है। 26 सितंबर 2022 को नासा ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। डार्ट स्पेसक्राफ्ट को डायमॉर्फस नाम के एक एस्टेरॉइड से टकराया गया ताकि उसके रास्ते को बदला जा सके। फॉर्चुनेटली यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। 160 मीटर डायमीटर वाले उस एस्टेरॉइड को सफलतापूर्वक डिफ्लेक्ट कर दिया गया। डायमॉर्फस असल में एक मूनलेट था जो एक विशाल एस्टेरॉइड का चक्कर लगा रहा था। डिडिमोस नाम का वह एस्टेरॉइड करीब 780 मीटर चौड़ा था। वैज्ञानिकों के मुताबिक काइनेटिक इम्पैक्ट का इस्तेमाल करके भविष्य में भी एस्टेरॉइड्स को डिफ्लेक्ट किया जा सकता है। अगर हमें एक एस्टेरॉइड कोलिजन का अंदाजा लग जाता है तो हम पहले ही एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करके उसकी दिशा को चेंज कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलपमेंट फेज में है, लेकिन इसके रिजल्ट्स को देखकर वैज्ञानिक काफी इम्प्रेस्ड हैं। एस्टेरॉइड्स से बचने के लिए और भी कई टेक्निक्स मौजूद हैं, लेकिन उन्हें इतना इफेक्टिव नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल, कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि लेजर्स का इस्तेमाल करके एस्टेरॉइड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। इससे उसके इम्पैक्ट का खतरा कम हो जाएगा और हमें मीटियोर शावर्स देखने का भी मौका मिलेगा। यह आइडिया सुनने में भले ही बहुत इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन असलियत में यह काफी हानिकारक साबित हो सकता है। अगर उस एस्टेरॉइड का कोई बड़ा हिस्सा बचा रह गया तो लेजर्स यूज करने के बावजूद हमारे सिर पर खतरा मंडराता रहेगा। अगर उस टुकड़े को तोड़ने के लिए भी लेजर्स का इस्तेमाल किया गया तो मिशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई भी लेजर्स नहीं है जो एक दूर के एस्टेरॉइड पर पावरफुल अटैक कर सके। अगर हम एफोफिश जैसे एस्टेरॉइड पर लेजर मारने की कोशिश करेंगे तो उसका बाल भी बांका नहीं होगा। फिलहाल तो वैज्ञानिक एफोफिश को डिस्ट्रॉय करने से ज्यादा उसे स्टडी करने के लिए एक्साइटेड हैं। इसके लिए ओसिरिस एपेक्स नाम के स्पेसक्राफ्ट को काम पर लगाया गया है। ये वही स्पेसक्राफ्ट है जिसने पिछले साल सितंबर महीने में एस्टेरॉइड बेन्नू के सैंपल्स को सेंड किया था। पहले इस मिशन का नाम ओसिरिस रेक्स था और इसका मेन मकसद बेन्नू एस्टेरॉइड को स्टडी करना और उसके सैंपल कलेक्ट करना था। जैसे ही यह मिशन खत्म हुआ, वैसे ही वैज्ञानिकों ने इस मिशन का नाम चेंज करके ओसिरिस एपेक्स कर दिया। फिलहाल यह स्पेसक्राफ्ट एफोफिश का इंतजार कर रहा है। 13 अप्रैल 2029 को जब एफोफिश पृथ्वी के नजदीक आएगा, तभी यह स्पेसक्राफ्ट उसके ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा। इसके बाद यह एफोफिश को स्टडी करेगा और एंड में उसके सैंपल्स कलेक्ट करके पृथ्वी पर भेज देगा। एफोफिश हमारे लिए खतरनाक तो नहीं, लेकिन यूजफुल जरूर साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसे स्टडी करने से हमें सौरमंडल के अतीत के बारे में पता चल सकता है। उस जानकारी का इस्तेमाल करके विज्ञान की कुछ ऐसी पहेलियों को सुलझाया जा सकता है जो फिलहाल अनसुलझी हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि भविष्य में कोई एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी से टकराएगा या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।